चलिए हम लोग एक चैप्टर स्टार्ट करते हैं। उस चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, अलाभकारी या गैर व्यापारिक संस्थाओं के लेखे। यह चैप्टर 12th का पहला चैप्टर है और यह चैप्टर 10 मार्क्स में पूछा जाएगा सभी बोर्ड्स के लिए। तो इसमें हम लोग दो चीज़ सीखने वाले हैं। दरअसल संस्थाएं दो टाइप्स की होती हैं। पहला है प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, लाभकारी या व्यापारिक संस्थान। दूसरा है नॉट फॉर प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, अलाभकारी या गैर व्यापारिक संस्थान। तो पहला हम लोग सीखने की कोशिश कर रहे हैं प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, लाभकारी या व्यापारिक संस्थान। ऐसी संस्थाएं जिसका प्रमुख उद्देश्य लाभ कमाना है, वह केवल लाभार्जन को प्राथमिकता देती है और मेन उद्देश्य है उसका लाभ कमाना। ऐसी संस्थान को हम लोग कहते हैं व्यापारिक या लाभकारी संस्थान, जैसे टाटा, बिरला, रिलायंस, मारुति इत्यादि। तो आप लोग देखते होंगे कि इन कंपनियों में अगर कोई भी प्रोडक्ट अगर हम लोग खरीदते हैं तो निश्चित तौर पर हम लोग को पैसा दे करके सामान को खरीदना होता है। क्यों? क्योंकि वह संस्था लाभकारी संस्था है, उनका मेन उद्देश्य क्या है? लाभ कमाना। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि वैसी संस्था जिसका मेन उद्देश्य है लाभ कमाना, मेन उद्देश्य है व्यापार करना, तो उस प्रकार की संस्थाओं को हम लोग व्यापारिक संस्थान अथवा लाभकारी संस्था बताएंगे। उदाहरण के लिए टाटा, बिरला, रिलायंस इत्यादि जो भी आप जिसमें पैसा दे करके सामान को, वस्तु को खरीदते हैं, आप उदाहरण आसानी से दे सकते हैं। यह लाभकारी संस्था का उदाहरण है। इसके बाद देखते हैं अलाभकारी संस्था या गैर व्यापारिक संस्था, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो ऐसी संस्था है जिसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है बल्कि अपने समाजों या सदस्यों को सेवा प्रदान करना है। तो ऐसी संस्था संगठन जो लाभार्जन को प्राथमिकता नहीं देती है बल्कि समाज के विभिन्न वर्गों को उचित दर पर सेवा प्रदान करने का काम करती है, वह अलाभकारी संगठन या गैर व्यापारिक संस्थाएं कहलाती है। वह केवल सेवा प्रदान करने का काम करती है, जैसे स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, मंदिर, मस्जिद इत्यादि जो है, इत्यादि का जो निर्माण होता है वह सेवा के लिए होता है, सेवा भाव के लिए होता है। इनका काम है कि कुछ आर्थिक मदद लेकर के और लोगों को मदद करना, लोगों को सेवा प्रदान करना। तो इस तरीके से कह सकते हैं अलाभकारी संस्थान में कि वैसी संस्था जिसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है बल्कि अपने सदस्य या समाज को सेवा प्रदान करना है। तो ऐसी संस्था को अलाभकारी या गैर व्यापारिक संस्थान कहलाती है, क्योंकि यह व्यापार नहीं करती है, यह केवल सेवा प्रदान करने का काम करती है। तो इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब तो हम लोग मेन अभी सीखने जा रहे हैं अलाभकारी संस्था, अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, अलाभकारी संस्थान या गैर व्यापारिक संस्थान। तो इसमें हम लोग को तीन चीज़ें सीखनी है। पहला है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, प्राप्ति एवं भुगतान खाता। दूसरा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, आय एवं व्यय खाता। और तीसरा है बैलेंस शीट, आर्थिक चिट्ठा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग सीखने की कोशिश करते हैं रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट अलाभकारी संस्था का ही है। इसमें पहला हम लोग सीखेंगे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट सीखने के लिए हम लोग सबसे पहले यह बात करें कि हम लोग अभी जो काम कर रहे हैं वो अलाभकारी संस्था के लिए काम कर रहे हैं या गैर व्यापारिक संस्थान के लिए काम कर रहे हैं। गैर व्यापारिक मतलब वो व्यापार नहीं कर रही है, लोगों को मदद करने का काम करती है। तो मदद करने के लिए थोड़ा बहुत तो आपको पैसों की आवश्यकता होगी। तो उन पैसों को कहाँ से एकत्रित किया जा सकता है? तो लोगों से मांग करके, चंदा के तौर पर मांग करके प्रस्तुत किया जा सकता है या लिया जा सकता है, या उस चंदा को ले करके हम लोग काम को कर सकते हैं। तो इस तरीके से उसमें कुछ वर्ड हैं, उस वर्ड को अगर देखते हैं हम लोग, तो पहला वर्ड है सब्सक्रिप्शन। तो अभी हम लोग थोड़ी देर पहले देखे हैं कि हम लोग अलाभकारी संस्था के लिए काम कर रहे हैं। तो अलाभकारी संस्था में हम लोगों के पास में पैसा कहाँ से प्राप्त होगा? तो कुछ लोगों से, व्यवसायी वर्ग के लोगों से, आम आदमी से कुछ चंदा एकत्रित कर करके, किसी विशेष उद्देश्य के लिए चंदा एकत्रित करके और उस चंदा को लेकर के लोगों को सेवा प्रदान करने का काम किया जा सकता है, जैसे मुफ्त में इलाज करवाना, मुफ्त में किसी की मदद करना इत्यादि काम। तो चंदा उस संस्थान के लिए, वैसे नॉर्मल व्यक्ति के लिए चंदा देना खर्च हुआ, पर उस संस्था के लिए जो अलाभकारी संस्था है उस संस्था के लिए क्या कहलाएगा? प्राप्ति कहलाएगा, रिसीट कहलाएगा। उसी तरीके से जनरल डोनेशन, आपके संस्थान को, आप अलाभकारी संस्थान है, आपके संस्थान को कोई व्यक्ति दान कर देता है कुछ भी पैसा या अन्य कोई वस्तु, तो वह डोनेशन उस संस्थान के लिए क्या कहलाएगा? प्राप्ति कहलाएगा। इस वजह से जनरल डोनेशन भी प्राप्ति के अंतर्गत आएगा। इंट्रांस फीस,
तीसरा है इंट्रांस फीस, प्रवेश शुल्क। आपके संस्थान में और लाभकारी संस्थान में कोई भी व्यक्ति अगर उसमें एंट्री लेना चाहते हैं, उसमें प्रवेश लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आपने कुछ शुल्क निर्धारित किया है, तो वह भी उस संस्थान के लिए प्राप्ति कहलाएगा, उस संस्थान के लिए रिसीट कहलाएगा। उसी तरीके से उस संस्थान का कोई हॉल है बहुत बड़ा सा, उस हॉल को किराए पर दिया जाता है, तो उस संस्थान के लिए प्राप्ति होगी, तो यह रिसीट कहलाएगा। उसी तरीके से कोई भी सदस्य उसमें हैं, मेंबर्स हैं, वो सभी मेंबर्स कुछ न कुछ पैसा देते हैं प्रत्येक वर्ष या कुछ समय के पश्चात, निश्चित समय के पश्चात, तो इस तरीके से कुछ शुल्क अगर प्राप्त होता है तो उस संस्थान के लिए प्राप्ति कहलाएगा, वह रिसीट कहलाएगा। उसी तरीके से एक है लीजेसीस, वसीयत। जैसे कोई अपना सारा संपत्ति किसी संस्थान को, अनाथालय को या हॉस्पिटल को या अन्य किसी संस्थान को दान कर देता है, तो उस व्यक्ति के लिए तो खर्च है, मगर उस संस्थान के लिए प्राप्ति है, तो इसे हम लोग प्राप्ति मानेंगे, रिसीट मानेंगे। अगला है, सातवां है लाइफ मेंबरशिप फीस, आजीवन सदस्यता शुल्क। जो भी उसके लाइफ टाइम मेंबर होते हैं, प्रत्येक मेंबर कुछ न कुछ प्रत्येक वर्ष कुछ न कुछ शुल्क उसको देते हैं या प्रत्येक माह भी देते हैं, तो प्रत्येक जितने भी शुल्क प्राप्त होंगे वह प्राप्ति के श्रेणी में आएगा, वह रिसीट लिखेंगे हम लोग। इसी तरीके से नेक्स्ट है स्पेसिफिक डोनेशन। कोई व्यक्ति विशिष्ट दान दिया, जैसे बिल्डिंग बनवाने के लिए या अन्य स्पेशल कोई काम करवाने के लिए दान देता है, तो यह उस संस्थान के लिए प्राप्ति कहलाएगा। नेक्स्ट है ऑनरेरियम। जैसे मजदूरी का भुगतान करते हैं, सैलरी का पेमेंट करते हैं, उसी तरीके से ऑनरेरियम जो है वह पेमेंट है, वह खर्च है, इसको करना होता है पेमेंट। पेमेंट मतलब खर्च या एक्सपेंडिचर उसको बोल सकते हैं, एक्सपेंडिचर मतलब खर्च। जैसे सैलरी देते हैं तो पैसा जाता है, उसी तरीके से कोई व्यक्ति को हम लोग लाते हैं कुछ व्याख्यान देने के लिए, कुछ लेक्चर्स वगैरह देने के लिए, उसको छोटा सा अमाउंट कुछ दिया जाता है, तो वह कहलाएगा मानदेय कहलाएगा, यह ऑनरेरियम कहलाएगा। तो इस तरीके से कुछ वर्ड अभी हम लोग सीखे हैं, इस वर्ड की आवश्यकता हमें बार बार होने वाली है। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब 11th में थोड़ा सा जर्नल को रिवीजन करें। तो कुछ लिखा हुआ है क्वेश्चन कि जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस, निम्नलिखित लेन देनों का जर्नल बनाइए, और इसी जर्नल से हम लोगों को बनाना है कैश का लेजर। तो एक ये क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है, 10 पॉइंट है इसमें, या 10 डेट का बना हुआ है। इसको हम लोग पहले जर्नल बनाएंगे और इसी जर्नल को कैश के लेजर में ट्रांसफ़र करेंगे। तो एक जर्नल का यह हो गया फॉर्मेट, और यह कैश के लेजर में इसको हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे, तो इस वजह से कैश का फॉर्मेट बना लिए हैं। वैसे लेजर बनाने के लिए 8 कॉलम का इस्तेमाल किया जाएगा, मगर हम लोगों ने अभी डेट वगैरह को अभी नहीं मेंशन किया है, तो यहाँ पर 4 ही कॉलम हम लोगों ने अभी बनाया है। पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर और अमाउंट। इस साइड को हम लोग बोलते हैं डेबिट, पहले से अवगत है। इस साइड को हम लोग बोलते हैं क्रेडिट, पहले से ही हम लोग जानते हैं। आइए पहले जर्नल बनावें और फिर इस जर्नल के आधार पर इस कैश के लेजर में उसको हम लोग ट्रांसफ़र करें। तो पहला जर्नल है स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। पहला जर्नल है स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, मतलब बिजनेस को प्रारंभ करने के लिए एंट्री क्या बनेगा। तो हम लोग बिजनेस को प्रारंभ करने का एंट्री जानते हैं कि बिजनेस में पैसा पहले आता है, तो कैश अकाउंट DR टू कैपिटल अकाउंट। तो फिर अगर इस जर्नल को कैश के लेजर में ट्रांसफ़र करने के लिए, इसको कैश के लेजर में ट्रांसफ़र करने के लिए कैश में क्या लिखेंगे, टू कैपिटल। तो आइए हम लोग उसको ट्रांसफ़र करें, कैश में लिख लेंगे टू कैपिटल। तो यहाँ लिखते हैं टू कैपिटल और इसका अमाउंट यहाँ लिख लेंगे। उसी तरीके से और अगला देखें हम लोग, तो दूसरा है रेंट रिसीव। रेंट रिसीव मतलब रेंट प्राप्त होगा, तो फिर इसके लिए जर्नल क्या बन सकता है। तो रेंट प्राप्त होगा तो फिर पैसा तो आएगा, तो इस वजह से एंट्री हम लोग बनाएंगे कि पैसा आएगा तो कैश अकाउंट DR टू रेंट। तो फिर इस जर्नल को लेजर में आप ट्रांसफ़र करिए, तो कैश के लेजर में लिखेंगे कैश में टू रेंट। तो इस तरीके से हम लोग कैश में लिखते हैं टू रेंट, और जो कुछ भी अमाउंट होगा अमाउंट वाले कॉलम में लिख लेंगे। इसी तरीके से अब तीसरा को देखते हैं, तो लिखा हुआ है कमीशन रिसीव। कमीशन रिसीव मतलब कमीशन मिला है,
कमीशन मिलता है तो फिर एंट्री होगा, कमीशन मिलेगा तो पैसा आएगा, इस वजह से होगा कैश अकाउंट DR टू कमीशन। तो एंट्री लिखते हैं कि कैश अकाउंट DR टू कमीशन। तो यह तो बन गया जर्नल। इसको कैश के लेजर में ट्रांसफर करने के लिए तो कैश में क्या लिखेंगे, टू कमीशन। तो आइए हम लोग लिखते हैं टू कमीशन। और यह हो गया। फिर नेक्स्ट देखते हैं, अगला है सोल्ड गुड्स फॉर कैश, नकद सामान बेचे हैं, नकद सामान बेचते हैं फिर पैसा प्राप्त होगा। तो इसके लिए जर्नल बनाते हैं कि कैश अकाउंट DR, सामान बेचे हैं तो टू सेल। तो कैश में लेजर में ट्रांसफर कैसे करेंगे, तो कैश में क्या लिखेंगे, टू सेल। तो आइए हम लोग लिखते हैं कैश के लेजर में टू सेल। फिर देखते हैं अगला जर्नल क्या है, लिखता है फर्नीचर सोल्ड, फर्नीचर बेचा है हम लोगों ने, फर्नीचर बेचेंगे फिर पैसा आएगा और फर्नीचर जाएगा। तो इस वजह से जो इसका एंट्री बनेगा कि कैश अकाउंट DR टू फर्नीचर। तो फिर इसको कैश का लेजर में ट्रांसफर करिए, कैश में लिखेंगे टू फर्नीचर। तो आइए कैश में लिखते हैं हम लोग टू फर्नीचर, टू फर्नीचर, और इसके अमाउंट को यहाँ लिख लेंगे। इसके बाद पुनः फिर देखते हैं जर्नल का अगला क्वेश्चन क्या है। फिर लिखता है कि परचेज गुड्स फॉर कैश, परचेज गुड्स फॉर कैश मतलब नकद सामान खरीदा गया, नकद सामान खरीदते हैं तो फिर इसके लिए जर्नल क्या बन सकता है कि वस्तु आएगा और पैसा जाएगा। तो इस वजह से एंट्री होगा कि परचेज अकाउंट DR, पैसा जाएगा तो टू कैश अकाउंट। अब इसको लेजर में ट्रांसफर करते हैं तो कैश के लेजर में होगा बाई परचेज, कैश के लेजर में क्या कहलाएगा, बाई परचेज। तो इस तरीके से हम लोग लिखते हैं बाई परचेज और यहाँ अमाउंट लिख लेंगे। इसी तरीके से अगले क्वेश्चन को अगर देखें तो लिखा है सैलरी पेड, वेतन दिए हैं, वेतन देने का एंट्री क्या बनेगा, तो वेतन देंगे तो फिर पैसा जाएगा। तो एंट्री होगा सैलरी अकाउंट DR टू कैश अकाउंट। फिर इसे कैश के लेजर में ट्रांसफर करिए तो कैश में क्या लिखेंगे, बाई सैलरी। तो लिखिए कैश में बाई सैलरी, बाई सैलरी। फिर इसी तरीके से अगला क्वेश्चन को देखते हैं, वेजेस पेड, मजदूरी देंगे तो क्या जर्नल बनेगा, तो मजदूरी देने पे एंट्री बनेगा वेजेस अकाउंट DR टू कैश। फिर कैश के लेजर में ट्रांसफर करिए, कैश में क्या लिखेंगे हम लोग, बाई वेजेस। तो लिखिए कैश में हम लोग लिखते हैं बाई वेजेस और इसके अमाउंट को यहाँ लिख लेंगे। इसी तरीके से अब एक और देखते हैं अगला, बिल्डिंग परचेज, बिल्डिंग को खरीदा गया तो फिर क्या एंट्री बन सकता है, बिल्डिंग को खरीदने पर एंट्री बनेगा कि बिल्डिंग आएगा, बिल्डिंग अकाउंट DR, पैसा जाएगा तो टू कैश अकाउंट। फिर इसको लेजर में ट्रांसफर करिए, कैश के लेजर में लिखेंगे बाई बिल्डिंग, तो कैश में लिखेंगे बाई बिल्डिंग। तो इस तरीके से हम लोग लिखते हैं बाई बिल्डिंग, इसके अमाउंट को यहाँ लिख लेंगे। इसी तरीके से अब अगले एंट्री को देखते हैं हम लोग। तो अगला एंट्री लिखा हुआ है आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरी बाकी। तो सैलरी बाकी होगा तो इसके लिए एंट्री बनता है कि सैलरी अकाउंट DR, पैसा जाता तो टू कैश होता और पैसा तो यहाँ जा नहीं रहा है, बाकी है, इस वजह से लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी।
क्या इसमें कैश है? तो कैश ना तो डेबिट में है ना तो क्रेडिट में है, इस वजह से इस कैश के लेजर में इसका ट्रांसफ़र बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इस तरीके से इसके लेजर में हम लोग ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, तो इसका एंट्री बन गया, इतना ही तक रहेगा। तो कैश का लेजर बन चुका है, और कैश के लेजर को हम लोग अगर पहले से कुछ कैश रहता था तो टू बैलेंस बीडी लिख देते थे, और इन सभी को जोड़ लेंगे, इन सभी अमाउंट को ऐड कर देंगे, टोटल यहाँ पर लिख देंगे, और ठीक सामने सामने अमाउंट वाले कॉलम में सेम अमाउंट लिख लेंगे, और इन सभी अमाउंट्स को माइनस कर देंगे, और जो बचेगा वह कहलाएगा बाय बैलेंस CD। यह कहलाएगा बैलेंसिंग फिगर में। बैलेंसिंग फिगर मतलब माइनस करके जो आया है वह कहलाता है बैलेंसिंग फिगर। तो इस तरीके से यह कैश का लेजर कंप्लीट हुआ। जर्नल से लेजर में हम लोगों ने ट्रांसफ़र किया। इसको हैंड राइटिंग फॉर्म में नहीं देख करके रिटर्न फॉर्म में देखते हैं, तो इस तरीके से आपका बन चुका है। तो यह जो भी अमाउंट यहाँ से आया था, इन सभी अमाउंट को हम लोगों ने जोड़ लिया था, और यह कहलाया टोटल। सामने सामने लिखा, इन सभी को हम लोगों ने माइनस कर दिया, जो आया वह कहलाया बैलेंस CD। तो ध्यान में अब सीखने वाली आगे बात क्या है इसमें, कि हम लोग इसी कैश की मदद से, इसी कैश की लेजर की मदद से हम लोग सीखने वाले हैं रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। तो अभी जो आपने कैश का लेजर देखा है, थोड़ा सा इसमें चेंज करेंगे। थोड़ा सा चेंज क्या करेंगे कि यह कैश जो है, इस कैश के बदले में हम लोग लिख लेंगे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, कैश को काट करके लिख लेंगे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। और यहाँ जो पार्टिकुलर है, पार्टिकुलर के बदले में आप लोगों ने देखा है कि पूंजी से पैसा आया था तो यहाँ रिसीट लिखे थे, फिर रेंट से पैसा आया था तो रिसीट साइड लिखे थे, मैंने प्राप्ति हुई थी, कमीशन मिला था तो प्राप्त पैसा आया था, सामान बेचे थे तो पैसा आया था, फर्नीचर बेचे थे तो पैसा आया था। तो पैसा आना मतलब रिसीट। और इस साइड देखते होंगे आप, सामान खरीदे थे तो पैसा गया था, वेतन दिए थे तो पैसा गया था, मजदूरी का पेमेंट किए थे तो पैसा गया था, बिल्डिंग खरीदे थे तो पैसा गया था। पैसा गया मतलब पार्टिकुलर को काट करके हम लोग लिखेंगे पेमेंट। तो इस तरीके से रिसिप्ट मतलब प्राप्ति और पेमेंट मतलब भुगतान। तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इसी तरीके से बनेगा। तो ओवरऑल हम लोग अगर देखें इसको पूरे फॉर्म में, तो ऊपर में कैश को हटा करके हम लोगों ने क्या लिख लिया, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। और यहाँ जो पार्टिकुलर लिखे थे इसके बदले में क्या लिख लिया, रिसीट, फिर अमाउंट, फिर इधर पार्टिकुलर के बदले में पेमेंट, और फिर अमाउंट। डेबिट क्रेडिट सब कुछ सेम टू सेम रहेगा। अंदर में जो मटेरियल है सब कुछ सेम होगा, कैश के तरीका का ही काम करेंगे, मगर ऊपर में हेडिंग जो है वह चेंज हो जाएगा, वह हेडिंग हो जाएगा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। तो इस तरीके से आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। मगर याद रखना पड़ेगा कुछ चीज़ कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट हम लोग और अलग से देखते हैं, क्योंकि उसमें कुछ अलग से चीज़ें आएंगी जो हम लोग वर्ड वगैरह सीखे थे अभी, वह चीज़ें सब आने वाली हैं। तो इस तरीके से रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का कुछ फॉर्मेट हम लोग दिए हैं। तो रिसीट अमाउंट, पेमेंट अमाउंट यह लिखा हुआ है। सबसे पहला लिखा हुआ है टू बैलेंस BD। तो इसमें कैश और बैंक साथ में बनाएंगे, तो कैश का कुछ अमाउंट होगा तो यहाँ लिख लेंगे, कुछ बैंक का भी अमाउंट होगा तो यहाँ लिख देंगे, दोनों मिला करके यहाँ लिखेंगे। और उसी तरीके से जो अंत में आया था CD में भी कैश का कुछ आएगा, कुछ बैंक का आएगा, दोनों मिला करके यहाँ हो जाएगा। तो यह तो था शुरुआती जो बैलेंस BD और CD का अमाउंट। अब रिसीट साइड में हम लोगों को दो भागों में बांटा गया है। एक बांटा गया है रिवेन्यू रिसीट, दूसरा बांटा गया है कैपिटल रिसीट। पेमेंट साइड में भी दो पार्ट में बांटा गया है, एक बांटा गया है रिवेन्यू पेमेंट, दूसरा बांटा गया है कैपिटल पेमेंट। रिवेन्यू पेमेंट किसे बोलेंगे, तो वैसा पेमेंट जिसमें जैसे रेंट देना, रेट्स देना, टैक्सेस देना, सैलरी देना, वेजेस देना, ऑनरियम देना, उसमें जिसमें पैसा अभी गया है फिर वह पैसा वापस उसको सेल करके फिर वापस पैसा आ नहीं सकता है, तो यह कहलाएगा रिवेन्यू पेमेंट या रिवेन्यू एक्सपेंडिचर।
कैपिटल पेमेंट का क्या मतलब है, जिसमें अभी पैसा गया है मगर इसको बेच करके दोबारा पैसा प्राप्त कर सकते हैं, यह कहलाया कैपिटल पेमेंट। जैसे बिल्डिंग को अभी खरीदे हैं, अभी पैसा गया है खरीदने में, मशीनरी खरीदे हैं तो पैसा गया है, फर्नीचर खरीदे हैं तो पैसा गया है, मगर इसको खरीदने के बाद अगर भविष्य में चाहें तो इसको बेच करके पैसा वापस आ सकता है, तो यह कहलाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर या कैपिटल पेमेंट कहलाएगा। तो आपको पता चल चुका होगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब कि अभी जो इस काम में पैसा गया फिर वापस मिलने वाला नहीं है, तो यह कहलाया रेवेन्यू पेमेंट या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और उस काम में पैसा जाना जिसमें भविष्य में फिर पैसा इससे वापस आ सकता है, तो यह कहलाया कैपिटल पेमेंट या कैपिटल एक्सपेंडिचर। उसी तरीके से रेवेन्यू रिसीट मतलब पैसा जो आया है फिर इसे दोबारा चुकाने की आवश्यकता नहीं है, हम लोग इस अपने तरीके से अन्य कामों में लगा सकते हैं, अन्य सोशल वर्क में लगा सकते हैं, मगर यहाँ पे इसको फिर जिससे लिए हैं जहाँ से मिला है वहाँ पर चुकाने की आवश्यकता नहीं है, तो यह कहलाया रेवेन्यू रिसीट। कैपिटल रिसीट में भी जो व्यक्ति जहाँ से भी पैसा प्राप्त हुआ है तो वहाँ स्पेशल काम के लिए पैसा प्राप्त हुआ है तो वह काम हमें करके देना होगा, तो इस कारण से इसको यह कहलाता है कैपिटल रिसीट। एक प्रकार की जिम्मेवारियाँ भी हुई। तो सभी डेबिट साइड को जोड़ लेंगे, वो रेवेन्यू रिसीट हो या कैपिटल रिसीट हो, बैलेंस बिल्डी होगा, सबको जोड़ लेंगे, ठीक सामने सामने लिखेंगे जोड़ करके, और रिवेन्यू पेमेंट या कैपिटल पेमेंट जो भी होगा इन सभी को माइनस कर लेंगे, जो बचेगा वो कहलाएगा बाय बैलेंस CD। तो इस तरीके से हम लोग रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, जस्ट एज ए कैश बुक के तरीका का है। तो कैश हम लोग शुरुआत में सीख चुके हैं, कैश जो बनता है, कैश कौन सा अकाउंट होता है, कैश संपत्ति होता है, तो इस वजह से रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कौन सा अकाउंट है होगा, संपत्ति रियल अकाउंट होता है, तो इस वजह से रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट रियल अकाउंट है। थोड़ा हम लोग थ्योरी के बारे में देखें तो और पता चलेगा। एक क्वेश्चन है, प्राप्ति एवं भुगतान खाता की विशेषताओं को बताइए या विशेषताओं को लिखिए। तो पहला विशेषता है यह एक रियल अकाउंट है। क्यों रियल अकाउंट है? क्योंकि यह कैश के जैसा बनता है। कैश मतलब संपत्ति, हम लोग पहले से ही सीख चुके हैं कि कोई भी नाम वगैरह हो तो पर्सनल अकाउंट, संपत्ति हो तो रियल अकाउंट, और खर्च या इनकम प्रॉफिट लॉस हो तो नॉमिनल अकाउंट। तो संपत्ति है, कैश क्या है? संपत्ति है, इस वजह से यह कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट है। अभी हम लोग इसमें देखें तो इसके डेबिट साइड में सभी प्राप्तियों को दिखाया जाता है। अभी हम लोग देखें तो प्राप्ति मतलब रिसीट। अगर डेबिट साइड को देखें तो डेबिट साइड में सभी किसको दिखाया जाएगा? रिसीट मतलब प्राप्तियों को दिखाया जाता है। और क्रेडिट साइड में सभी पेमेंट मतलब भुगतानों को दिखाया जाता है। तो इस तरीके से यहाँ देखते हैं हम लोग कि इसके डेबिट साइड में सभी रोकड़ प्राप्तियों को दिखाया जाता है और उसके क्रेडिट पक्ष में सभी रोकड़ भुगतानों को दिखाया जाता है। तो क्यों दिखाया जाता है रिसीट डेबिट साइड में प्राप्तियों को, क्यों क्रेडिट साइड में सभी भुगतानों को दिखाया जाता है, यह स्पष्ट हो चुका है। अगला है कि इसमें दिखाई जाने वाली प्राप्तियां भुगतान आगामी वर्ष, गत वर्ष या किसी भी वर्ष से संबंधित हो सकते हैं। जैसे पिछला वर्ष, गत वर्ष मतलब पिछला वर्ष, करेंट ईयर मतलब जो चालू वर्ष है, सो आगामी वर्ष मतलब जो आने वाला वर्ष है, किसी भी वर्ष से संबंधित हो। अगर नकद पैसा प्राप्त हो रहा है तो रिसीट साइड लिखेंगे, और पैसा पेमेंट कर रहे हैं तो पेमेंट साइड लिखेंगे, चाहे वह किसी भी वर्ष का हो, इससे मतलब नहीं है, किसी भी वर्ष का हो हम लोग लिखेंगे इसी तरीके से। तो अगला है, इसमें आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड एक्सपेंसेस या एकड़ इनकम का लेखा नहीं किया जाता है। थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था कि जर्नल आउटस्टैंडिंग का बनाया था, तो हम लोगों ने उसको नहीं लिखा था आउटस्टैंडिंग रेंट का, क्योंकि ना तो उसमें पैसा आया था ना तो पैसा उसमें गया था। तो इस वजह से इसमें आउटस्टैंडिंग इत्यादि, एकड़ इनकम इत्यादि का लेखा नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है कि लेखांकन अवधि के अंत में खाते का शेष निकाला जाता है, जिसे कैश इन हैंड या बैलेंस CD कहते हैं। अभी आपने देखा होगा क्या कि यहाँ खाते के अंत में कैश इन हैंड निकालते हैं, बैलेंस CD निकालते हैं, इसे कैश इन हैंड अथवा कैश एट बैंक कहते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने थ्योरी को कंप्लीट किया है कि लेखांकन जो प्राप्ति एवं भुगतान खाता है, इसके अंत में कैश इन हैंड को लिखा जाता है। और रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट अगर इतना सीख लिया जाए तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट को भी क्वेश्चन आसानी से बन सकता है। थोड़ा सवाल के ऊपर में हम लोग अब चलेंगे, तब तक इसका रिवीजन करिए, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन के ऊपर में चलेंगे। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।